इसके आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं पाप रिपेट की प्रयोग करने की विधि। साथ में चित्र भी बनाते जाइए, चित्र बना दिए हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं कि पाप रिपेट की प्रयोग करने की विधि कैसे प्रयोग करते हैं। ये आप इसका एक जैसे कि स्टेपलर होता है पंच, उस तरीके का होता है। यहाँ पे होल होता है, लगा करके यहाँ जो हमारी रिपेट होती है लगा कर ऐसे कस के दबाते हैं तो जो मुलायम चादर होते हैं उनमें जा कर के सबके बैठ जाता है। देखिए फिर इसके बारे में बता रहे हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं। रिपीट करने के लिए मेटल को पाप रिपीट के जबड़े में डाला जाता है। रिपीट को फिर रिवेटर की सहायता से रिपीट किए जाने वाली सुराख में डाला जाता है। रिवेटर के हैंडल को दबाया जाता है। जब एक की मेटल हैंडल को अलग हो जाए तो फिंगर को दबाते समय मेटल को हेड के साथ खींचा जाता है। इससे रिपीट की बॉडी दूसरे सिरे पर फैल जाती है तथा रिपीट किए जाने वाले कंपोनेंट को मजबूती से एक साथ पकड़ती है। देखिए वही है जैसे हम स्टेपलर करते हैं तो किसी भी बुक में या पेजों को दो या दो से अधिक पार्टों को जोड़ने के लिए स्टेपलर का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से हम पाप रिपेट का प्रयोग करते हैं। इसके आगे देखिए दूसरा है आपका रिपेट ज्वाइंट। रिपेट ज्वाइंट क्या होता है, रिपेट से कैसे दो पार्टों को ज्वाइंट किया जाता है। रिपेट ज्वाइंट्स, रिपेट ज्वाइंट आपकी हेडिंग है रिपेट ज्वाइंट्स। रिपेट ज्वाइंट्स का, रिपेट ज्वाइंट्स का देखिए इसके आगे इसमें क्या है। रिपेट ज्वाइंट्स रिपेट के द्वारा बने हुए जोड़ अर्थात ज्वाइंट्स को रिपेट ज्वाइंट्स कहते हैं। जहाज, पुल, बॉयलर, टैंक इत्यादि की बनावट मुख्यतः रिपेट्स ज्वाइंट पर आश्रित होती है। रिपेट्स ज्वाइंट के प्रकार, रिपेट ज्वाइंट्स के प्रकार नंबर 1, इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। एक लैप ज्वाइंट होता है, दूसरा बट ज्वाइंट होता है। ये हमारे रिपेट ज्वाइंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक लैप ज्वाइंट होता है, एक बट ज्वाइंट होता है। देखिए ना, देखिए लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट किस प्रकार से होते हैं, इनको भी आपको बता देते हैं। नंबर 1 पे आपका है लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट के अंतर्गत देखिए लैप ज्वाइंट में जोड़ी जाने वाली प्लेटों को एक के ऊपर दूसरी को चढ़ाकर, देखिए जैसे इसको एक ये रखे हुए हैं, इसके ऊपर दूसरी को चढ़ाकर रखा जाता है। जब ज्वाइंट में रिपेट की सिर्फ एक कतार या एक लाइन होती है तो उसे सिंगल रिपेट लैप ज्वाइंट कहते हैं। ये देखिए जो हमारे रिपेट हैं एक ही ज्वाइंट में हैं। जब एक ही ज्वाइंट में होते हैं तो इन्हें सिंगल रिपेट ज्वाइंट कहते हैं। एक के ऊपर दूसरी प्लेट के चढ़ाव की चौड़ाई रखी जाती है, जो इसकी लंबाई होती है और दूसरे की चौड़ाई रखी जाती है। फिर इसके बाद आपका जब ज्वाइंट रिपेट की दो कतारें होती हैं तो उसे डबल रिपेटिंग ज्वाइंट कहते हैं। इसी तरह 3 कतारें होने पर उसे ट्रिपल रिपेट ज्वाइंट कहते हैं। जब 2 या अधिक रिपेट की लाइन की आवश्यकता होती है तो रिपेट का इंतजाम चैन या जिग चैन व्यवस्था किया जा सकता है। रिपेट की एक लाइन से दूसरी लाइन के सेंटर दूरी रो या पिच के कहते हैं। जिग जैग व्यवस्था में PR बराबर 2D और चैन व्यवस्था में PR बराबर 2D प्लस 1/4 इंच होता है। जिग चैन व्यवस्था में एक लाइन में एक रिपेट और सेंटर से उसके नज़दीकी वाली दूसरी लाइन के रिपेट के सेंटर की दूसरी लाइन पिच कहलाती है। फिर देखिए इसके बाद बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट किसे कहते हैं? ज्वाइंट है नंबर 2 आपका बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में देखिए इसमें जोड़ी जाने वाली प्लेटों के किनारों में एक दूसरे से सटा कर रखा जाता है। जो हमारी प्लेटें होती हैं वो
प्लेटों को किनारों को सटा कर रखा जाता है और उनके ऊपर से या ऊपर नीचे दोनों साइडों में बट प्लेट या बट स्टेप, जिसे कवर प्लेट भी कहते हैं, देखकर दोनों प्लेटों को रिपेट द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके लिए कम से कम 2 कतारें रिपेट की 2 कतारें प्रत्येक जोड़ी जाने वाली प्लेट में 1 कतार आवश्यकता हो जाती है। जब एक स्टेप इस्तेमाल करनी होती है तो उसके स्टेप की मोटाई T1 बराबर T1 बराबर T से 1.1 12 T रखा जाता है, 1.12 तक रखा जाता है। इसके अंतर्गत इस्तेमाल करनी होती है। जो स्टेप की मोटाई T बराबर 27 बराबर T रखा जाता है, T बराबर 27 बराबर T रखा जाता है। देखिए इसके बाद नंबर 2 पे, नंबर 1 इसके देखिए बट जॉइंट में नंबर 1 पे लिखते जाइए। नंबर 1 पे छेद एक दूसरे से बहुत नज़दीक होने से उसके बीच की प्लेट फट सकती है। देखिए जब हम ये किए हैं ऐसे नज़दीक, फिर एक नज़दीक कर देंगे, रिपेट लगा देंगे तो जो प्लेट है वो हमारी फट सकती है। तो पास रिपेट नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2 देखिए, अगर छेद किनारे से अधिक नज़दीक होगा तो रिपेट के छेद और किनारे के बीच की मेटल फट सकती है और ज्वाइंट खराब हो सकता है। ये देखिए हमारा बिल्कुल ऐसे किनारे पे लगेगा, ये ऐसे बिल्कुल किनारे पे होगा तो क्या होगा, जैसे हम इसमें रिपीट करेंगे तो ये जो हमारा किनारा है ये फट जाएगा और जब फट जाएगा तो हमारे जो दोनों पार्ट हैं आपस में सही तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो किनारे पे रिपीट लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल साइड में नहीं होना चाहिए। यदि बिल्कुल साइड में है तो आपका जोड़ नहीं लगेगा और आपकी रिपीट खराब हो जाएगी। नंबर 3 पे देखिए, अगर रिपीट का डायामीटर आवश्यकता से अधिक छोटा होगा तो भी रिपीट कट सकती है। डाया जैसे आपकी इतनी मोटी है, ये जैसे 4 mm की मोटाई है, 4 mm की मोटाई पे है और जब उससे ज़्यादा ये चद्दर मोटी होगी और ये हमारी रिपीट कम होगी या इसकी मोटाई ज़्यादा होगी तब भी चद्दर फट जाएगा। होल कम होगा, ये होल कम होगा, रिपीट की मोटाई ज़्यादा होगी तो हमारा चद्दर तो फटेगा ही, जाहिर सी बात है। अब देखिए फिर हमारा चौथे नंबर पे, अगर प्लेट बहुत पतली होगी या रिपीट डायमीटर में बहुत छोटा होगा तो रिपीट या प्लेट कुचल कर ज्वाइंट खराब हो सकता है। जब हमारी रिपीट छोटी होगी और ये हमारे प्लेट की मोटाई ज़्यादा होगी तो पतली होगी, तब क्या होगा कि जब हम इसमें रिपीट डालेंगे तो बहुत टूटेंगे, बहुत हैमर से उसमें चोट मारेंगे तो क्या होगा, हमारा चद्दर फट जाएगा क्योंकि हमारा चद्दर पतला है। तो उसमें क्या होगा, रिपीट साइड से चिपक नहीं पाएगी। जब चिपक नहीं पाएगी तो हमारा जो जोड़ होगा उसमें तेल, ग्रीस या पानी कुछ भी डालेंगे तो रिसाव करेगा। इसलिए जितना डायामीटर इसका हो, ये जितना इसकी मोटाई हो चद्दर की, उतनी ही मोटाई की रिपीट होनी चाहिए। यदि उसके नाप का नहीं है तो हमारा जो हमारा पार्ट बनेगा वो सही नहीं बन पाएगा। फिर देखिए रिपीट लगाते समय सावधानी क्या क्या बरतना चाहिए। सावधानी में देखिए, रिपीट जॉइंट को खराब होने से बचाने के लिए रिपीट के उचित डायामीटर और छेद की स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर जोड़ी जाने वाली प्लेट की मोटाई मालूम हो तो निम्नलिखित सूत्रों से उसका मान प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको प्लेट की मोटाई मालूम होगी तो उसके सहारे से आप पता लगा लेंगे कि कितने mm की हमें रिपीट चाहिए। जहाँ पर T प्लेट की मोटाई होती है, यहाँ पर T प्लेट की मोटाई होती है, इसके बाद जहाँ D रिपीट का डायामीटर होता है,
जहाँ पर पी हमारे पिच प्लेट के किनारों पर समांतर एक ही लाइन के पास वाली दो रिपटों की सेंटर दूरी को पिच कहते हैं, जहाँ पर पिच होता है। देखिए इसके बाद प्लेट के किनारों से नज़दीक के क्षेत्र की दूरी m मार्जिन कहलाती है। प्लेट के किनारे से नज़दीक के रिपेट लाइन के सेंटर की दूरी एक बराबरों को पढ़ाएंगे। वेल्डिंग, आज आपको यही चैप्टर यहाँ से समाप्त किए दे रहे हैं। कल से हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे वेल्डिंग। तो इसके बारे में भी, वेल्डिंग के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा, तो उसी हिसाब से हम समझाएंगे। कल आपको हम वेल्डिंग चैप्टर पढ़ाएंगे।